माँ मुझे कल 200 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है। एक बार ही ऑर्डर मिल गया ना, फिर इससे कम के ऑर्डर लूंगा ही नहीं। क्या बात है बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन कब तक तू पैसे के पीछे ही भागता रहेगा? अब तेरी उम्र हो गई है, शादी कर ले। माँ बस कल तक रुक जाओ, अगर वो ऑर्डर मुझे मिल गया तो मैं शादी जरूर कर लूंगा। अगले ही दिन आदित्य की लंदन वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई और उसे 200 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। उसने अपने पूरे स्टाफ को पार्टी दी, घर आकर माँ को सारी बात बताई और अपने वादे के मुताबिक कुछ ही दिनों बाद आदित्य की शादी नेहा नाम की एक लड़की के साथ हो गई। सासू माँ, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, सारा खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। मैडम आप हमारे होते हुए खाना कैसे बना सकती हैं? रामू काका, हम भले ही आज इतने बड़े बन गए हैं, लेकिन हम पुरानी रस्में नहीं भूल सकते। ये तो एक रस्म होती है जो बहू को ही करनी पड़ेगी। आप सिर्फ बहू की मदद कर देना। ठीक है मैडम। नेहा किचन में गई। उनका किचन बहुत बड़ा था। उसने तरह तरह के पकवान बनाने शुरू किए। धीरे धीरे 2 घंटे में उसने 56 भोग बनाकर तैयार कर दिए। जब नौकरों ने खाना टेबल पर लगाया तो खाने की महक से पूरा घर महक उठा। नेहा मैडम, ऐसा खाना तो आज तक हम भी नहीं बना सके। सबने खाना खाना शुरू किया। आदित्य और उसकी माँ तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। क्या बात है नेहा, रामू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना स्वादिष्ट खाना तो आज तक इस घर में बना ही नहीं। बहू, कल हम पूरे मोहल्ले को पार्टी देंगे और खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी ही होगी। थैंक यू सासू माँ। खाना पीना खाकर सब सो गए। अगले दिन नेहा ने पूरे मोहल्ले के लिए सभी नौकरों की मदद से ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उस पार्टी में आए। सब खाना खाकर बहुत खुश हुए। मिस्टर आदित्य, अपने शेफ का मुझे नंबर दे दीजिए। इतना स्वादिष्ट खाना तो हमारा शेफ कभी बना नहीं सकता। भाई साहब, ये खाना न किसी शेफ ने बनाया है और न ही किसी होटल से मंगाया है, बल्कि ये खाना हमारी बहू ने अपने हाथों से बनाया है। क्या बात है बहन जी, इतने बड़े घर की बहू होने के बाद भी बहू के हाथों में इतना स्वाद है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगली सुबह माँ शादी वादी तो हो गई, अब मुझे जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है उसे कंप्लीट करना है। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। आदित्य अपनी कंपनी पहुँच गया। उसने अपने मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब, हमें 200 करोड़ का प्रोजेक्ट 2 महीने के अंदर बनाकर उन्हें देना है। हमारे अकाउंट में कितना बजट होगा? सर, कंपनी के अकाउंट में तो ज्यादा से ज्यादा 110 या 120 करोड़ रुपए होंगे। मैनेजर साहब, हमें किसी भी कीमत पर ये 200 करोड़ का ऑर्डर 2 महीने के अंदर पूरा करना ही होगा, वरना इतनी बड़ी पार्टी दोबारा मिलना मुश्किल है। ऐसा करता हूँ, अपना घर और भोपाल वाली जमीन गिरवी रख देता हूँ। ऑर्डर कंप्लीट होते ही पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे। सर एक बार फिर से सोच लीजिए। मैं सोच समझकर ही बोल रहा हूँ मैनेजर साहब। अगले दिन उसने अपनी माँ और पत्नी को बिना बताए अपना घर, जमीन सब गिरवी रख दी और प्रोडक्शन शुरू कर दिया। आदित्य अपनी फैक्ट्री पहुंचा तो मैनेजर साहब काम करवा रहे थे। सारे वर्कर्स बहुत खुशी खुशी काम कर रहे थे। मैनेजर साहब, जल्दी से ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, फिर मैं दूसरी जमीन लेकर एक और बड़ी फैक्ट्री डाल दूंगा। बिल्कुल सर, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। सारा माल बनकर लगभग तैयार ही हो चुका था कि तभी अचानक एक रोज आदित्य की फैक्ट्री में आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया। क्लाइंट ने आदित्य को फोन किया। मिस्टर आदित्य, 2 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ क्या? सर एक्चुअली हमारी कंपनी में आग लग गई, जिससे सारा माल जलकर राख हो गया। व्हाट नॉनसेंस! इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? अच्छा हुआ मैंने तुम्हें एडवांस नहीं दिया था, मेरा 2 महीना बर्बाद कर दिया तुमने। शुक्र मनाओ मैं तुम पर केस नहीं कर रहा हूँ। अब आदित्य लगभग बर्बाद हो चुका था। उसकी माँ और पत्नी दोनों बहुत परेशान थे। आप परेशान मत होइए, आप सही सलामत है, हमारे लिए तो वही बहुत है। बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। तभी अचानक उसके घर कुछ आदमी आ गए। मिस्टर आदित्य, आपने ये घर गिरवी रखा हुआ था, जल्द से जल्द पैसा देकर ये घर वापस ले लीजिए, वरना हम आपके घर पर कब्जा कर लेंगे। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, अगर ये घर चला गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। 1 महीने से ज्यादा का समय मैं नहीं दे सकता। धमकी देकर वो लोग वहाँ से चले गए। बेटा, तूने हमारा घर भी गिरवी रख दिया और हमें बताया तक नहीं। माँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था और इतना बड़ा ऑर्डर मैं किसी भी कीमत पर कंप्लीट करके देना चाहता था, इसलिए मजबूरी में मुझे ये घर गिरवी रखना पड़ा। मुझे माफ कर दो माँ। अरे माफ तो कर ही दूंगी बेटा, लेकिन अब हम करेंगे क्या? ऐसे दिन बीत रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक रोज नेहा ने आदित्य और अपनी सास से कहा, सासू माँ, आपको याद है मेरे हाथ का बना खाना पूरे मोहल्ले को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, सबको कितना पसंद आया था? तो क्यों ना हम टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू करें? मैं अपने गहने बेच दूंगी इस बिजनेस के लिए। नेहा, हमारा सोसाइटी में इतना बड़ा नाम है, हम टिफिन सर्विस शुरू करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? और अगर हम सड़क पर आ गए तो लोग क्या कहेंगे? बहू चल, हम दोनों मिलकर टिफिन सर्विस शुरू करते हैं।
नेहा ने अपने गहने बेचकर अपनी सास के साथ टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दिया। घर के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया जिससे कुछ लोग खुद ही टिफिन लेने आ जाते थे। इसके अलावा सुबह शाम दोनों सास बहू हॉस्टल में भी टिफिन देने जाया करती थी। काम उनका ठीक ठाक चलने लगा था। फिर एक रोज एक फूड इंस्पेक्टर उनके घर आ टपका। हम लोग फूड इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, जल्दी से अपना लाइसेंस दिखाइए और तुम लोग जल्दी से इनका खाना चेक करो, देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सर, हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था, बस 1-2 दिन में आता ही होगा। उसके आदमियों ने खाना चेक किया और कहा, सर इनके खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिना लाइसेंस के आपने टिफिन सर्विस शुरू कर दी। जल्दी से 2 लाख जुर्माना निकालिए वरना ये बिजनेस सील करना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी स्थिति बहुत खराब चल रही है और हमारे मोहल्ले के आसपास बहुत सारे पुराने टिफिन सर्विस वाले हैं जिनका लाइसेंस नहीं बना, फिर भी वो कई सालों से अपनी टिफिन सर्विस चला रहे हैं। मुझे मेरा काम मत सिखाइए, अगर पैसे नहीं है तो आज से अभी से आपका धंधा बंद। आप दोनों को मैं ब्लैक लिस्टेड कर देता हूँ, फिर कोई आपसे टिफिन नहीं लेगा। मैं अपनी कार बेचकर इन्हें पैसे दे देता हूँ, क्योंकि अगर ये काम बंद हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सर कल आप आकर पैसे ले जाना। ठीक है, जब तक पैसे नहीं दे देते टिफिन लेकर बाहर मत निकलना। इतना बोलकर वो चला गया। अगले दिन आदित्य ने अपनी कार बेचकर फूड इंस्पेक्टर को पैसे दे दिए और उनका टिफिन का काम फिर से चलने लगा। बहू चल, आज हमें खन्ना इंडस्ट्रीज में मीटिंग करनी है। अगर उन्हें हमारा खाना पसंद आ गया तो हर महीने लाखों की कमाई सिर्फ उसी कंपनी से होने लगेगी हमारी। सासू माँ, उन्हें हमारा खाना जरूर पसंद आएगा। आदित्य जी, आप तब तक लाइसेंस उठा लाइए, बन ही गया होगा। ठीक है नेहा। दोनों सास बहू खन्ना साहब के पास पहुंची। उन्होंने खाना टेस्ट किया। क्या बात है, ऐसा खाना तो बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलता। कल से हर दिन 500 टिफिन भिजवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, कल से टिफिन पहुंच जाएंगे। खुशी खुशी सास बहू बाहर आ गई। लेकिन बहू, तूने हाँ तो बोल दिया, लेकिन 500 टिफिन खाना बनाने का हमारे पास बजट नहीं है। सासू माँ, ये सब घर चलकर सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य लाइसेंस लेकर जब घर लौट रहा था तभी उसने उसी इंस्पेक्टर को देखा। आदित्य उसका पीछा करने लगा। वो किसी दूसरे टिफिन सर्विस वाले के यहाँ घुसा और उससे कुछ पैसे लेने लगा। तभी आदित्य ने उसका वीडियो बना लिया। आप हर महीने मुझे ऐसे ही पैसे देते रहिए, फिर आप खाने में चाहे जो मिलाइए, लाइसेंस बनवाइए या ना बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब देख लूंगा, ठीक है। पैसे लेकर जैसे ही फूड इंस्पेक्टर बाहर निकला, आदित्य ने उसे रोक लिया। आदित्य ने उसे वो वीडियो दिखा दिया। मैं ये वीडियो आपके सीनियर को भेजने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम अपने 2 लाख वापस ले लो, पर ऐसा मत करना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। आदित्य उससे 2 लाख रुपए लेकर घर आया और सारी बात अपनी माँ और बीवी को बताई। उन्हीं पैसों से दोनों सास बहू ने 500 टिफिन का ऑर्डर पूरा किया। कुछ ही महीनों में गिरवी पड़ा घर वापस ले लिया और सास बहू का टिफिन सर्विस हर जगह फेमस हो गया। आदित्य भी दिन रात मेहनत करता रहा और उसने अपनी कंपनी एक बार फिर से खड़ी कर ली। गांव में पली बड़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, रीना बहू, देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है, वो हर चीज में कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे इसको। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे रीना कहाँ रह गई, जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं, अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच फिर से। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है, फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है, तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे, बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से?
अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। हे भगवान बहू, तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं। वो लकड़ियां तो मैंने लोहरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी आप तो जानती हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिखकर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला 1 दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, ये हमें हमेशा सही फल ही देता है। तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है? हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।